गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का विषय है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप। आइए हम लोग राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक का अध्ययन प्रारंभ करें। लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए इनके तीनों अंगों भूमि, जन एवं संस्कृति के समग्र विकास पर बल दिया है। लेखक कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के पूर्ण रूप के विकास के लिए अस्थायित्व उसके प्रदान करने के लिए हमें तीन चीज़ की आवश्यकता है। पहला भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाले लोग जन, और तीसरा उनकी संस्कृति। इन तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी अस्थायी रूप से किसी राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। क्या कहते हैं, भूमि माता अपने सभी पुत्रों का समान भाव से पालन करती है। लेखक कहते हैं कि यह पृथ्वी भूमि हमारी माता है, जो अपने सभी पुत्रों पर अर्थात इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी जीवों का समान रूप से पालन पोषण करती है। वह सबको, चाहे इंसान हो, पशु हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, नदियाँ हों, जितने उस पर रहने वाले लोग हैं, बसने वाले लोग हैं, हर जीवों को वह समान भाव से देखती है। जन राष्ट्र का आधार होता है। इस पृथ्वी पर राष्ट्र का आधार जनता होती है, लोग होते हैं। पृथ्वी पर मानव का विकास असीमित है। अपने श्रम एवं कार्य से जन राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। लेखक का कहना है कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर असीमित लोग हैं, असीमित मनुष्य हैं, और उन्हें अपने श्रम और कर्म के द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह उनका उत्तरदायित्व है, उनका कर्तव्य बनता है। संस्कृत राष्ट्र की आत्मा होती है। कभी कहते हैं कि संस्कृत जो है वह इस राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। जिस राष्ट्र की संस्कृत का हनन हो जाए, संस्कृत राष्ट्र की आत्मा है। इसे पुष्प की संज्ञा प्रदान की गई है। संस्कृत जो होती है किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, और उसे राष्ट्र पुष्प की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से पुष्प विकसित होता है तो अपनी खुशबू को पूरे वातावरण में फैलाता है, उसी प्रकार से संस्कृत पूरे राष्ट्र की आत्मा होती है, और वह संस्कृत पूरे राष्ट्र में फैलती है। उसी का लोग अनुसरण करते हैं। इसके अभाव में राष्ट्र की कल्पना भी बेमानी हो जाती है। यदि किसी राष्ट्र में वहाँ की कोई संस्कृति न हो, सभ्यता न हो, तो उसके अभाव में, बिना संस्कृत और सभ्यता के अभाव में राष्ट्र की कल्पना करना ही बेमानी होती है, नाइंसाफ़ी होती है। लेखक ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जहाँ वर्तमान, भूत एवं भविष्य में एक रूपता, राष्ट्रीय मूल्यों में संवर्धन हेतु, राष्ट्रीय मूल्यों के विकास के लिए राष्ट्र के सभी अंगों को पल्लवित एवं पुष्पित होने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि उसके विकास में उसके सभी अंगों का, भूमि, जन एवं वहाँ की संस्कृति का, भूमि का भी राष्ट्र के विकास के लिए भूमि की भी विकास का आवश्यकता है, वहाँ के लोगों की भी विकास की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, और वहाँ की संस्कृति के भी विकास पर बल देना चाहिए। इसके तीन अंग हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं भूमि। लेखक कहता है कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, तीनों को सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होती है: भूमि, वहाँ के लोग, और वहाँ की संस्कृति। बिना इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप पृथ्वी और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। माना जाता है कि भूमि का निर्माण, इस पृथ्वी का निर्माण देवताओं ने किया है, और वह अनंत काल से, बहुत प्राचीन काल से है। उसी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना, जागरूक होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के प्रति जो जितना जागरूक है, उसकी राष्ट्रीयता उतनी ही प्रबल होती है, उतनी ही बढ़ती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में
समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक कहता है कि यह पृथ्वी वास्तविक रूप से समस्त पूरे राष्ट्रीय विचारधाराओं की, राष्ट्र के प्रति जितनी विचारधाराएं हैं उसकी माता होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जो राष्ट्रीयता इस पृथ्वी, इस धरती के साथ नहीं, अपने धरती माता के साथ नहीं जुड़ी हुई है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी राष्ट्रीय भावना का कोई महत्व नहीं होता, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित पल्लवित होगा। लोगों का राष्ट्रीयता के प्रति जितनी अधिक स्नेह श्रद्धा होगी, जितना अधिक लगाव होगा, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता हम देश के प्रति और बढ़ती जाएगी, हमारे राष्ट्र के प्रति और प्रबल होती जाएगी, विकसित होती जाएगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए लेखक कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत, आदि से लेकर अंत तक उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता के बारे में जानना, उसका उपयोग क्या क्या है उसके बारे में जानना और उसकी महिमा के बारे में पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजार प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछें के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि उस कर्तव्य में पृथ्वी की जो भी वस्तुओं का संबंध है, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, उसके बारे में हमें अच्छी प्रकार से जानकारी करना चाहिए। उसके बारे में हमें पूर्ण तैयारी के साथ उसकी सारी गतिविधियों को जानना चाहिए। उसके सभी अंगों का हमें अध्ययन करना चाहिए, सब अंगों के बारे में जानना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना चाहिए। लेखक कहता है कि इस पृथ्वी के बारे में, इस राष्ट्र के बारे में प्रत्येक स्थान से, गांव हो चाहे शहर हो, किसी भी स्थान से, हर स्थान से वहाँ कुछ ना कुछ केंद्र बना हो जहाँ से उसका अध्ययन किया जा सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर मेघ है, बादल है, जो हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जो प्रतिवर्ष आके अपने अमृत जल से वर्षा करके फसल को उत्पन्न कराने में सहयोग करते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। इनके बारे में, प्रकृति के बारे में, मौसम के बारे में, बादलों के बारे में हमें उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। उसके बारे में हमें अच्छी प्रकार से जानकारी लेनी चाहिए। उसके लिए एक विभाग होना चाहिए, जैसे मौसम विभाग है, वह जानकारी देता है कि मौसम में कितना परिवर्तन हो रहा है, कब बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके बारे में सारी गतिविधियों का हमें जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार से जितने अंग हैं पृथ्वी के, सारे के बारे में, सभी अंगों के बारे में हमें अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। उन मेघ जलों से, उन जो बादल के जलों से परिवर्धित होकर के प्रत्येक तृण लता, जितने भी छोटी बड़ी घास, लता, वन, वनस्पति, वृक्ष जितने भी हैं, जिनका पालन उस बादल के जलों के द्वारा होता है, मेघ के जलों के द्वारा होता है, उन सबका छोटा से छोटा सूक्ष्म परिचय, गहराई से परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई दे लगा। कवि कहता है कि इस प्रकार से जब हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, अर्थात हम पृथ्वी के सभी वस्तुओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी एकत्रित कर लेंगे,
कुछ हमसे छुपा नहीं रहेगा पृथ्वी के बारे में, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। तभी जो हमसे छिपा हुआ है, हमारे सम्मुख नहीं है, जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब हम एक नई ऊंचाई पर जा सकते हैं। हम एक इस संसार में, इस राष्ट्र को हम नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हमें पृथ्वी के सभी तत्वों का गहनतापूर्वक से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।